निकल जाएंगे। और जिस बेसिक चीज को समझना चाह रहे हैं हम लोग, उसका नाम है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, जो कि आपके पास धाकड़ किस्म का है। धाकड़ शब्द से परिचित हैं आप लोग? ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, वही सुना है उससे पहले सुना हुआ था? कितने लोगों ने उसके पहले नहीं सुना था? अच्छा, वही पहली बार सुना आपने। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। ये आर ही है, लेकिन इसकी कमर टेढ़ी हुई थी बेचारे की, अब ठीक हो गया। व्यक्तित्व। आपसे कई बार लोग पूछते होंगे ना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, तुम्हारा व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि यूपीएससी में मेंस के बाद होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। और व्यक्तित्व परीक्षण में बच्चे सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है जिसका परीक्षण होने वाला है। तो वो बेचारे लगे रहते हैं जीएस रिवाइज करने में, ऑप्शनल रिवाइज करने में, अपने होम स्टेट के बारे में इतने तथ्य याद कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में और क्या पूछेंगे, यही सब पूछते हैं। कुछ मात्रा में सफल भी होते हैं उससे। व्यक्तित्व क्या है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं। जो स्थूल किस्म के लोग हैं उनकी नजर में व्यक्तित्व का मतलब होता है चेहरा, मोहरा, वजन, आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, रंग, ये सब। स्थूल का मतलब मोटी बुद्धि के लोग, ठीक। जो मोटी बुद्धि के लोग हैं व्यक्तित्व की परिभाषा ऐसे करते हैं, क्या पर्सनैलिटी है, देख सामने आ रहा है, देख क्या पर्सनैलिटी है, उसको देख क्या पर्सनैलिटी है, बाप रे बाप, कौन नहीं मर जाएगा। तो जब आप ऐसे मसले में पर्सनैलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल आप उस शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी क्या है, इसको लेकर मनोविज्ञान में एक सुपरफिशियल अप्रोच है जो मैंने आपको बताई, एक सब्सटेंटिव अप्रोच है जिसका मतलब है कि व्यक्तित्व का सब्सटेंस देखना चाहिए। लेकिन अभी मेरा पर्पस पर्सनैलिटी के सारे परिभाषाओं के मत वैभिन्न पर बात करने के बजाय ये है कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी के भीतर बहुत सारे पक्ष शामिल हैं, ये समझें। तो अगर कोई आपसे पूछे पर्सनैलिटी क्या है, सिंपल सी बात, पर्सनैलिटी क्या है, आप मुझे मोटा मोटा ये बताइए, पर्सनैलिटी में जो चीजें होती है स्थायी होती हैं, एकदम अस्थायी होती हैं, या सामान्यतः स्थायी होती हैं? सामान्यतः स्थायी होती हैं। तो पहला पॉइंट मैं नोट कर लेता हूं, स्थायी, सामान्यतः स्थायी। मनोविज्ञान की दुनिया में कुछ भी ऐसा स्थायी नहीं होता। इसका मतलब यही होता है कि जब तक बड़ा कारण नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सामान्यतः स्थायी, या रिलेटिवली स्टेबल, या ड्यूरेबल, या जिसमें एंड्योरेंस हो, ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये बताएं कि जैसे कोई आपसे कहे कि आपने कहा कि मैं एक व्यक्ति से मिला, क्या पर्सनैलिटी थी उसकी, और उसने कहा उसके बारे में कुछ बताओ, और आपने कहा उसके बारे में क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। पहली बात यह कि उसकी 2 आंखें थी, आपने यहां से शुरू किया। उसने कहा अच्छा थोड़ा और बताओ। फिर आपने कहा उसके कान भी 2 थे, और तो और उसके हाथ भी 2 थे, पैर भी 2 थे, दांत गिने नहीं किंतु 30 के आसपास लग रहे थे, और ऐसे ऐसे कुछ बातें आपने बोली, मान लीजिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि उसकी नाक 1 थी, और जो बेसिक बातें हैं, उंगलियां 5-5 दोनों हाथों में थी। तो इतनी बातें अगर आपने कही उसके बारे में, तो क्या इससे उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो आपका व्यक्तित्व क्या है? आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समुच्चय है जिनकी वजह से आप दूसरों से अलग होते हैं, जिनकी वजह से सब लोग एक जैसे हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा ना हो, तो नेचुरल सी बात है, प्राकृतिक विशेषता है। सबके 2 हाथ है, सबके 2 पैर है, इसमें क्या खास बात है? लेकिन जो चीज आपको सभी से या अधिकांश से अलग कर देती है, उसको बोलते हैं व्यक्तित्व। और वो एक चीज नहीं होती है, आपके अंदर मान लीजिए 10 ऐसी चीजें हैं, उनमें से एक आपको 80 से अलग कर देगी, दूसरी 60 से अलग करेगी, तीसरी 40 से अलग करेगी, चौथी 70 से अलग करेगी, पांचवी 90 से अलग करेगी, और इन पांचों का कॉम्बिनेशन 99 से अलग कर देगा। क्योंकि अलग अलग विशेषताएं आपके पास हैं और उनका यूनिक कॉम्बिनेशन आपके पास है, और वो यूनिक कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके पास है। और इस प्रकार पर्सनैलिटी की दूसरी बात ये हुई कि स्थायी तो है, इसमें मेन बात है जो आपको अलग या विशिष्ट बनाए।
जिसकी वजह से आप बाकियों से अलग रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, समझे जाते हैं। और होता क्या है, ये अलग कौन सी चीजें होती हैं? तो इसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे कि इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? स्थायी गुणों का वह समूह जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बाकी व्यक्तियों से अलग और विशिष्ट रूप में जाना जाता है। सो सिंपल। ये स्थायी क्या है? स्थायी गुण कह लीजिए या स्थायी विशेषताएं कह लीजिए। गुण का मतलब अच्छे सेंस में नहीं है, गुण का मतलब नॉर्मल सेंस में, जो उसकी विशेषताएं हैं इस सेंस में। क्योंकि यदि 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मक्कार है एकदम और बाकी सारे शरीफ हैं, तो उसका मक्कारत्व ही उसका व्यक्तित्व है। तो पूछेगा बताओ उसके बारे में, एकदम मक्कार आदमी है, यही चीज उसको बाकियों से अलग कर रही है। पर मक्कार होना गुण नहीं है उस सेंस में, अच्छी वाली सेंस में, विशेषता वाली सेंस में है कि बाकियों से अलग है इस सेंस में। तो यहां गुण शब्द का मतलब अच्छे सेंस में नहीं है, केवल अलग वाली सेंस में है, विशेषता की सेंस में है। कंफ्यूज ना होना चाहे तो काम कीजिए, गुण शब्द को हटाई दीजिए और सिंपल एक वाक्य लिख लीजिए, व्यक्तित्व क्या है। अब बताइए अपने परिभाषा ऐसी बनती है, स्थायी विशेषताओं का वह समूह। लिख लो एक वाक्य में जल्दी से, स्थायी विशेषताओं का वह समूह जिसके कारण कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में जाना जाता है। रिपीट कर दे, अच्छा लगा? लो सुनो, फिर से सुनो, कोई बात, वंस मोर, इरशाद बोलो उसको, ठीक है? क्या था? स्थायी विशेषताओं का वह समूह जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपसे यूपीएससी में परिभाषाएं पूछने का रिवाज नहीं है, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, वो तो कंसेप्ट पूछेंगे, कंसेप्ट ऐसे समझना है एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। अब कोई आपसे पूछे व्यक्तित्व किन चीजों से मिलकर बनता है, तो व्यक्तित्व बनता है मोटे तौर पर 3 तरह की चीजों से मिलकर। जब भी आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करेंगे, ले दे के आप जितनी बातें बोलेंगे वो इन 3 में से किसी न किसी वर्ग में आ ही जाएगी, कोई चौथा वर्ग बन नहीं पाएगा। एक तो हो सकता है कि आप उसके फिजिकल पक्षों की बात करें या फिजियोलॉजिकल पक्षों की बात करें। फिजिकल को आप हिंदी में भौतिक या शारीरिक पक्ष कह सकते हैं। और मोटी बुद्धि के लोग या कम उम्र के जो वयस्क होते हैं, उनका ज्यादा ध्यान इसी बिंदु पर अटका रहता है, इसलिए उस उम्र में व्यक्तित्व की परिभाषाएं प्रायः शरीर केंद्रित रहती है। ठीक, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की बात करें। तो पहला हो गया फिजियोलॉजिकल या फिजिकल, दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक या मानसिक, जो शब्द आपको ज्यादा अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर लें, मनोवैज्ञानिक। और तीसरा होता है किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक या व्यवहार संबंधी। ठीक, 3 पक्ष हो गए। अब जब इनकी बात करेंगे तो अपना अपना मूल्यांकन भी करते रहिएगा, अपने पड़ोसी का भी, रूममेट का भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अब किन पक्षों को ध्यान रख के ज्यादा तय करते हैं किसी की व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी कैसी है। जहां तक फिजिकल पक्ष है, इसमें कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। एक हो सकता है कि आप किसी की लंबाई को ध्यान रखकर बात करें। अरे वो लंबू आया है क्या? लंबू आया क्लास में? आया है, आया है। वो लंबी लड़की आई है, नहीं आई है? छुटकी छुटकी आई है, छुटकू आया है। जब आप किसी का नाम ही इस तरह से रखते हैं, इसका मतलब आपने उसके पूरे व्यक्तित्व में एक उसकी लंबाई या कम लंबाई को बेस बना के नाम ही रख दिया उसका। ये है फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को केंद्र में रखने वाली स्थिति। लंबाई हो सकती है, मोटाई भी हो सकती है, मोटाई या पतलाई जो भी हो, है ना? आप कह सकते हैं अरे गोलू आया क्या, गोलू, गब्दू, पतलू, मोटू, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग।
दोस्तों की दुनिया में आमतौर पर ऐसे भद्दे शब्दों से नाम बोले जाते हैं, उसी से लगता है कि ठीक है, प्यार वाली भाषा होती है। तो हाइट हो गया, वेट हो गया, इसको आप वजन कह सकते हैं, वजन, ठीक है। और तीसरा आमतौर पर रंग होता है, रंग से तय हो जाता है ना। तो हमारे भारत में तो नस्ल भेद है ही नहीं, आपको पता है, वो तो अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, भारत में तो है ही नहीं। लेकिन भारत में आपको गांव में लड़के लड़कियों के नाम में अक्सर नाम क्या मिलेगा, गौरी। देवी का नाम भी गौरी, काली नाम है। और गांव में जो थोड़ा सांवला बच्चा पैदा हो जाए, उसकी ऐसी की तैसी कालू। एक फिल्म ने कालिया, तेरा क्या होगा रे कालिया, डायलॉग चल रहा है, हुजूर मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। और फिर बोलते हैं रंग भेद तो बाहर होता है, या नहीं होता है, ठीक। तो रंग के आधार पर गेहुआ है, कुछ लोग थोड़े भूरी त्वचा के हैं। मुझे ध्यान है कि एक बच्चे का नाम मैंने सुना, बच्चों की जुबान में भूरू, भूरू आ रहा है। मैं घबरा गया, मैंने ये कैसा नाम हुआ, तब पता लगा कि त्वचा के बेस पर, क्योंकि ये सफेद और काले में सेट नहीं हो रहा था, तो फिर इसका नाम रचना, तो भूरू कर दिया उसका नाम। आपने ऐसे नाम कभी सुने कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे ना, हाँ, चलिए ठीक है। तो एक तो होता है कि किसी व्यक्तित्व में, मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व में ये पक्ष है ही नहीं, ये भी है। आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी परिभाषा बिना उसके फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट्स के नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा भी हो सकता है कि यदि वह व्यक्ति किसी शारीरिक दिव्यांगता या विकलांगता का शिकार है, जन्मजात हो या किसी दुर्घटना से हो गया हो। दुर्भाग्य तब होता है जब किसी समाज के लोग उसको उसकी प्राथमिक पहचान बना देते हैं, पूरी चिंता की बात होती है। और यदि आपके आसपास कहीं भी ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता से पहचाना जाता हो, पुकारा जाता हो, तो ये अश्लील समाज की पहचान है, भद्दे समाज की पहचान है। और अगर आपके आसपास हो तो भी खुद उसका हिस्सा मत बनिएगा, और हो सके दो चार को उस रास्ते से पीछे ले आइएगा कि वो भी ऐसा ना करें। स्पष्ट होगी बात? चलिए, अब दूसरा छोड़ के तीसरे पर आते हैं, पहले फिर दूसरे पर विस्तार में आएंगे, क्योंकि वो हमें पढ़ना ही है। बिहेवियरल का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इसके पैरामीटर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से हम दो तीन पैरामीटर्स ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, सुना है अंतर्मुखी? और इसके विपरीत कौन से होते हैं? सूरजमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट हैं? हाथ खड़ा करें। ये प्रश्न ही अवैध है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होता है वो हाथ भी खड़ा नहीं करता है। अगर हाथ खड़ा ही करा तो इंट्रोवर्ट किस बात का है? और आप में से कितने लोग एक्सट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट का मतलब आउटस्पोकन है, खुल के अपनी बात रखते हैं, कहीं जाते हैं मस्ती से अपनी बात रखते हैं। हाँ, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब संकोच पंकोच कम करते हैं, कहीं गए किसी नए व्यक्ति से मिलना हुआ, धूमधाम से मिले, उससे बात किया आराम से, कोई संकोच नहीं, चिंता नहीं, मस्त मौला फकड़ किस्म के लोग जो होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी वो जो थोड़ा संकोची हैं, कैसे बात करूं, क्या बात करूं, अरे नहीं यार। सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है कि शादी ब्याह में डांस हो रहा हो और आप सबसे कहें आइए, कुछ तो क्या होगा कि म्यूजिक जैसी बजना शुरू, खट से पहुंच जाएंगे वहां पर, या वहां पहुंच के बोलेंगे ऑन करो म्यूजिक, ऑन करो। नहीं तो बिना म्यूजिक के समाचार चल रहा है उसी पे डांस शुरू कर देते हैं कुछ लोग। वो तो सुपर एक्सट्रोवर्ट हैं। कुछ नहीं जाते, कुछ दो तीन बार मनोहार के बाद जाते हैं, आइए ना प्लीज आइए ना, आपके बिना डांस फ्लोर सुना है, आइए ना आइए ना। चार पांच बार के बाद नहीं 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 नहीं, मन बहुत कर रहे हैं इनका, नहीं 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 नहीं, फिर वो धक्का देगा, फिर जाएंगे फिर डांस करना शुरू धड़ाधड़। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप तड़प जाएंगे लेकिन वो हिलेगा नहीं वहां से, वहां से भाग ही जाएगा इस चक्कर में कि डांस ना करना पड़े, इस चक्कर भाग जाएगा। तो वो इंट्रोवर्ट का चरम स्तर है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइकोलॉजी में ना गणित नहीं चलता है, साइकोलॉजी है कॉन्टिन्यूम अप्रोच। दुनिया में एक भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं है, एक भी व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट नहीं है, सब उसके भिन्न भिन्न अनुपात हैं। इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी किसी के सामने एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। बस ये है कि उसके जीवन में ऐसे एक दो व्यक्ति हैं जिनके सामने वो खुल के अपनी बात रख पाता है।
और एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति भी किसी ना किसी सिचुएशन में जाके इंट्रोवर्ट हो जाता है, वहां उसकी नानी मर जाती है, यहां नहीं बोल पाऊंगा भाई, चुप, एकदम चुप मार जाता है। और इसलिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये 100-0 नहीं होता है, ये हमेशा अनुपात की बात है। कॉन्टिन्यूम अप्रोच को ध्यान रखिए, वही अप्रोच चलेगी। तो 2 शब्द हो गए। अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, मैं चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी के शब्द पता रहें। और हिंदी माध्यम का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी से नफरत हमें है, सीखेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, सड़क पे उतर जाएंगे लेकिन सीखेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। सारे शब्द दोनों भाषाओं में सीखिए तो अच्छा रहेगा। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने व्यवहार में एक्टिव हो बहुत ज्यादा, कुछ हो सकते हैं पैसिव हो। एक्टिव के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? सक्रिय। और उसका विपरीत व्यक्ति होता है पैसिव, PASSIVE। हिंदी में क्या होगा इसके लिए? निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। कुछ लोग आप देखेंगे उनके अंदर पता नहीं एनर्जी पैकेट्स कितने हैं, शांत बैठ नहीं सकते हैं, 24 घंटे गतिशील रहते हैं, हर समय ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। शांति नहीं है जीवन में, चाहते भी नहीं है। भारतीय सांख्य दर्शन के हिसाब से कहें तो उनमें रजगुण की प्रधानता है, जो बिना बात के हंसते रहे हमेशा, उनमें भी ऐसा माना जाता है कि उनमें रजगुण की प्रधानता है। ऐसा ही मानते हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी कहीं ठीक से निकल नहीं रही है तो वो बोल के, लड़ के, झगड़ के, हंस के, गा के, चिल्ला के उस तरह से अपनी एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिव का मतलब जो लगातार गतिशील रहता है, सक्रिय रहता है। और कुछ लोग आप पाएंगे जिसको भारतीय दर्शन में बोला गया तमोगुणी व्यक्ति, तम गुण से भरा हुआ व्यक्ति। तम गुण का मतलब होता है जो एकदम खाया, तामसिक भोजन खाया और पड़ गया, उसके बाद जिसका पेट गोलाकार हो जाता है, तोंद सहलाता रहता है, पड़ा रहता है, लंच के बाद सोया, डिनर के लिए फिर उठा, डिनर के बाद सोया तो ब्रेकफास्ट के लिए उठा, फिर लंच के लिए उठा, और जब सोते सोते थक जाता है तो सो जाता है, क्योंकि थकान हो गई ना, थकान दूर करने के लिए सोना है। ऐसा कोई व्यक्ति तो निष्क्रिय व्यक्ति है ना, पैसिव व्यक्ति है। और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग आपको ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, कुछ ज्यादा पैसिव दिखेंगे, और आप इसकी वजह ढूंढ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह दरअसल हार्मोन्स में है, रसायनों में है। लेकिन हाँ, एक समय के बाद हमें लगता है कि इस व्यक्ति की नेचर ऐसी हो गई है तो ऐसा हो जाता है। तीसरी बात हो सकती है कि व्यवहार के स्तर पर कोई व्यक्ति डोमिनेटिंग हो। आपने ये शब्द सुना कभी, डोमिनेटिंग? डोमिनेटिंग को ही दूसरी भाषा बोलते हैं एग्रेसिव व्यक्ति। एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। हिंदी में इसके लिए सही शब्द है आक्रामक। इसके लिए अंग्रेजी में एक और शब्द आता है अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। ये शब्द नोट कर लीजिए, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटी की स्पेलिंग होती है ना, उसमें टी तक लाइए, उसके बाद ARIAN। अथॉरिटेरियन अथवा डोमिनेटिंग अथवा एग्रेसिव पर्सनैलिटी। ये लोग वो हैं जो दूसरों पर हमेशा चढ़े रहते हैं, हमेशा अजीब मूड में रहते हैं। सामने वाला उनके सामने चू भी करना चाहे तो उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि मेरे होते हुए तूने चू कैसे कर दी, मैं डिसाइड करूंगा। जैसे आपके हॉस्टल में एक दादा जरूर होता होगा या दादी होती होगी जो सब मामलों में फैसला करना चाहती होगी या चाहता होगा, और वो दूसरों से ना नहीं सुन सकता है। अगर उसने कहा तो यस, गब्बर ने कह दिया तो कह दिया, फिर कैसे कोई मना कर देगा। इस तरह के लोग होते हैं। हर ग्रुप में एक आधा ऐसा होता है, और इसकी वजह से जो बाकी लोग होते हैं उस ग्रुप के, वो बन जाते हैं डोमिनेटेड, या उनके लिए शब्द आता है सबमिसिव। सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव। सबमिसिव के लिए हिंदी में सबसे अच्छा शब्द है दब्बू। एग्रेसिव के लिए दबंग समझ सकते हैं, कुछ कुछ वैसा मामला है। ये दब्बू लोग हैं। दब्बू का मतलब डर जाते हैं, सबमिट कर देते हैं, झुक जाते हैं। किसी ने हल्का सा दबाव दिया, नहीं भैया, नहीं भैया आप जैसा गए भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। ये जो इस माइंडसेट के लोग हैं इनको बोलते हैं सबमिसिव है। ठीक है। तो जब आप लोगों से बात करते होंगे आप पाते होंगे कि कुछ लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, वो मानते ही नहीं है।
अड़ जाते हैं हर बात पे। कुछ को समझाना इतना आसान है कि आपने इतना कह के देखता हूं, जी 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 ठीक है, जी जी जी। तो वाह, बड़ा आसान है तो जो कुछ कहने से पहले ही झुकने को तैयार बैठा है वो सबमिसिव है। और जो तार्किक बात समझाए जाने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है वो एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेरियन है। तो आप लोगों ने अपने अपने घर में एक आध व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो अथॉरिटेरियन होगा, जिसकी नाक हमेशा ऊंची रहती होगी, मूछें ऊपर रहती होंगी, और जिसकी मर्जी के बिना घर के अंदर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। घर के बाहर तो भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता है, पर घर के अंदर एक और भगवान होता है। आमतौर पे सबसे बड़ी उम्र का पुरुष जो होता है, सबसे बुढ़ा पुरुष, उसको कहते हैं घर का दबंग। आमतौर पे इंटरनली पता नहीं क्या होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी बहुत चलती है, दबंग होता है। तो आप खुद को टटोल लीजिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आक्रामक और अथॉरिटेरियन व्यक्ति की प्रेजेंस में बाकी लोग घुटन महसूस करते हैं। अगर आप किसी की उपस्थिति से घुटन महसूस करें, यानी कि वो जनरली, इसका मतलब ये है कि वो अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटी आपके ऊपर यूज करता है, बार बार बिना बात के यूज करता है। आमतौर पे पिताओं के बारे में ये शब्द ज्यादा चलता है, और माताओं के बारे में अमूमन दूसरा शब्द चलता है कि वो सबमिसिव होती हैं, जल्दी झुक जाती हैं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें मान लेती हैं जो दरअसल वो नहीं मानना चाहती, लेकिन उनको लगता है कि सब ठीक चलता रहे, क्यों झगड़ा हो, क्यों फसाद हो, इस भाव में रहती है। आपको इनमें से कुछ नहीं होना है। ये दोनों कमजोर व्यक्तित्व हैं। इन दोनों से बेहतर इनके बीच की स्थिति एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं असर्टिव। अगर कोई आपसे पूछे व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो बोलिए असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव। असर्टिव के लिए हिंदी में कोई शब्द एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, तो भी हम असर्टिव से ही काम चलाते हैं। ठीक है। असर्टिव का मतलब ये होता है कि किसी से गलत उम्मीद ना करना और किसी की गलत अपेक्षाओं के सामने न झुकना। ना गलत उम्मीद करूंगा, ना किसी गलत चीज के सामने झुकूंगा। यदि आप ऐसा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो किसी ने तार्किक रूप से कुछ समझाया, बात समझने वाली है, तो मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा हो सकता है। और यदि कोई केवल जिद कर रहा है, दबाव बना रहा है, इसलिए आप झुक जाएंगे, तो नहीं। अपने उसूलों पर टिके रहना। लेकिन यदि कोई तार्किक बात है, कोई समस्या तार्किक है, तो उसको समझते हुए थोड़ा झुकने को तैयार हो जाना। इसको बोलते हैं असर्टिव पर्सनैलिटी। असर्ट करना मतलब अपने पक्ष को रखना, लेकिन हठपूर्वक नहीं, तमीज से रखना, तर्क से रखना। ऐसा व्यक्ति असर्टिव होता है। स्पष्ट एकदम? ठीक। तो पर्सनैलिटी का विश्लेषण हमने फिजियोलॉजिकल भी कर लिया, बिहेवियरल भी कर लिया।